Namaste student, I am GAN Mr. KL Nagar, Department of Agriculture and Veterinary Science and Methodology Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honor 6M. This is my subject, Protect Cultivation and Secondary Agriculture. Student, I am discuss about plant response to greenhouse environment. Plant response to greenhouse environment, that is light, temperature, relative humidity, ventilation and carbon dioxide, that are require environment components for inside greenhouse crops. फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं लाइट। जो लाइट होती है इनसाइड जो ग्रीन हाउस जो क्रॉप होती है उसे बहुत रिक्वायरमेंट होती है लाइट्स की। द लाइट, द विजिबल लाइट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। जो सोलर रेडिएशन होती है वह एक एनर्जी का सोर्स होता है प्लांट्स के लिए। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर इंटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर बताया कि जो लाइट और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो इंटर करती हैं देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस के समय ये दोनों इंटर करती है प्लांट के अंदर। विच कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मेट, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट मतलब निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर से मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यूजिंग द लाइट एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल टू प्लांट ग्रोथ। इससे क्या होता है कि जो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो प्लांट की ग्रोथ एंड द प्रोडक्शन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गवर्न द अवेलेबल फर्टिलाइजर एलिमेंट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर। इसके बाद हम बात करते हैं द फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन को रिप्रेजेंटेड करते हैं CO2 प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल या प्लांट न्यूट्रिएंट की प्रेजेंट मतलब उपस्थिति के अंदर, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके बाद है कंसिडरेबल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कार्बन दैट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द स्टेज इन विच इच एग्जिस्ट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या कि जो CO2 जो गैस होती है, CO2 गैस से ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्लांट्स के अंदर, जिसके साथ साथ ही कार्बोहाइड्रेट एक प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। प्लांट की आवश्यकता के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। एंड इसके बाद ही द लाइट एनर्जी दस द यूटिलाइज इज ट्रैप्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड इफ द लाइट इंटेंसिटी इज डिमिनिश्ड फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन एंड हेंस द ग्रोथ। इससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस एक स्लो डाउन प्रोसेस में जब चलती है तो इससे ग्रोथ की भी प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। और इफ दी हाई देन द ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की जो इंटेंसिटी ऑप्टिमम इंटेंसिटी से अगर ज़्यादा लेवल हो जाता है तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी डाउन हो जाती है। उससे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक तरह से इंजरी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्लांट की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करते हैं किससे, इंटरनेशनल जो यूनिट लक्स होता है उसको हम लक्स मतलब इंटरनेशनल जो यूनिट होती है उसको हम लक्स के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ अ डायरेक्टली इल्यूमिनेशन ऑन द सराउंडिंग सरफेस दैट इट 1 मीटर फ्रॉम वन यूनिफॉर्म पॉइंट सरफेस और वन इंटरनेशनल कैंडल। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, लाइट इज द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट वेवलेंथ।
इन नैनोमीटर। इसको हम नैनोमीटर में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद है कि नॉट ऑल लाइट यूज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अंदर बताया कि जो कोई सभी लाइट्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें उपयोगी यूजफुल नहीं होती हैं। जैसे कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो अवेलेबल इन द शॉर्ट वेवलेंथ रेंज। जो ओनली जो अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है जो उसकी रेंज होती है उसकी एक शॉर्ट रेंज होती है। एग्जांपल के अंदर 400 mm मतलब 400 nm नैनोमीटर से भी कम उसे प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होती है अल्ट्रावायलेट लेंथ। इसके बाद है द लार्ज ऑफ क्वांटिटी ऑफ इट द हार्मफुल टू द प्लांट। ज़्यादा अगर उसकी क्वांटिटी प्लांट्स के लिए हार्मफुल रहती है। ग्लास ग्रीन हाउस मतलब ग्लास स्क्रीन आर द एपिक टू द मोस्ट अल्ट्रावायलेट लाइट। जो ग्लास जो कवरिंग मटेरियल होता है इससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है, जिससे लाइट बिलो द रेंज ओनली लाइट की जो मात्रा होती है क्वांटिटी इसकी रेंज 325 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विजिबल एंड द वाइट लाइट आर द वेवलेंथ। जो विजिबल लाइट होती है जो वाइट लाइट के नाम से जाना जाता है उसकी जो रेंज होती है 400 to 700 नैनोमीटर। और जो फार रेड लाइट होती है उसकी जो रेंज होती है 700 to 750 नैनोमीटर, जो प्लांट के लिए अफेक्ट करती हैं, प्लांट को इफ़ेक्ट करती हैं। कॉजिंग एंड द फोटोसिंथेसिस इंफ्रारेड रेड और लॉन्गर वेवलेंथ आर नो इन्वॉल्व इन द प्लांट रिस्पॉन्स। जो इंफ्रारेड जो रेंज रे होती है जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है जो प्लांट के लिए कोई नो रिस्पॉन्स होती है। अब इसके बाद हम टेम्परेचर के अंदर बात करते हैं। टेम्परेचर भी एक प्लांट की जो रेस्पॉन्सिबल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। द टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ लेवल ऑफ द हीट प्रेजेंट। जो हीट के लेवल के बेसिस पर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ऑल क्रॉप हैव द टेम्परेचर रेंज इन विच दे कैन ग्रो वेल। जब टेम्परेचर की जो रेंज को सभी क्रॉप के अंदर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत होती है। बिलो द रेंज द प्लांट लाइफ प्रोसेस स्टॉप ड्यू टू आइस फॉर्मेशन। इसमें बताया कि जो प्लांट लाइफ होती है, प्लांट लाइफ की जो प्रोसेस चलती है ये ज़्यादा टेम्परेचर और लो टेम्परेचर भी एक नुकसानदायक रहता है। कभी कभी जो टेम्परेट रीजन में विंटर सीजन के समय में जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो इससे आइस फॉर्मेशन बनने से प्लांट की जो टिश्यू होती है, टिश्यू सेल्स ये डेजर्ट हो जाती है। एट दी अपर स्ट्रीम एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। इसके कारण क्या होता है कि जो मतलब टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलती है। तो इसी कारण बताया कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उससे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वह भी गिर जाती है। अगेन द प्रोसेस एसेंशियल फॉर लाइफ केसेस द एंजाइम आर द बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो एक एंजाइम्स होती है बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है जो कैटलिस्ट एंड आर द हीट सेंसिटिव। जिससे क्या होता है हीट से सेंसिटिव हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। द रेट ऑफ द रिएक्शन कंट्रोल बाय द एंजाइम ऑफ्टन डबल ट्रिपल ऑफ इच राइज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड until optimum temperature is reached, further increasing the temperature begin the surface in the reaction and the final stoppage। मतलब उसमें जब टेम्परेचर की जो रेंज होती है एक यूनिफॉर्म रेंज में होना ज़रूरी होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। अगर उसमें जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर भी एक नुकसान का काम मतलब उससे नीचे का जो टेम्परेचर होता है वह प्लांट के लिए नुकसान करता है प्लांट को। इसके बाद हैं एट द जनरल रूल्स ग्रीन हाउस क्रॉप आर द
ग्रोन एट डे टेम्परेचर, मतलब जो ग्रीन हाउस के जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए जो डे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर देन दी नाइट टेम्परेचर क्लाउड डे एंड मतलब 8 डिग्री सेंटीग्रेड हाई। जो क्लाउड टाइम होता है, मतलब जो बादल के समय में, जो बादल मानसून के समय पर उसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए नाइट टेम्परेचर में। एंड इसके बाद नाइट टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस क्रॉप विद जनरली रेंज, जो नाइट टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है कितना, 7 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एट द ग्रीन हाउस इन द क्लोज स्पेस, जो ये ग्रीन हाउस ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ग्रीन हाउस एयर विल बी मोर, जिससे क्या होता है जो एयर का सर्कुलेशन अच्छे से बनाए रखने के लिए उसके अंदर बहुत से हीटिंग और कूलिंग सिस्टम लगे रहते हैं, जिससे टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ड्यू टू द मॉइस्चर एडिंग द एफो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए एफो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस सिस्टम लगा रहता है, जिससे मॉइस्चर एक मेंटेन बना रहता है जिससे। और इसके बाद है एयर लीविंग फ्रॉम द ग्रीन हाउस ड्यू टू वेंटिलेशन, और इससे क्या जो एयर होती है ये ग्रीन हाउस के अंदर वेंटिलेशन के कारण एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और इससे जो हीट होती है वह हीट धीरे धीरे जो बाहर की साइड रिड्यूस हो जाती है। एंड इसके बाद लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर सम एक्सटेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिजायरेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल द ग्रीन हाउस प्रोसेस लाइक ह्यूमिडिफिकेशन एंड द dehumidification carried out for more crops. The acceptable range in relative humidity is between, मतलब जो प्लांट के लिए एक रेस्पॉन्सिबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है 50 to 80%। और इसके बाद ये जो प्लांट प्रोपगेशन प्लांट होते हैं उसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए 90% डिजायरेबल। और इसके बाद हम बात करते हैं वेंटिलेशन। जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन के अंदर ग्रीन हाउस इज वेंटिलेटेड फॉर आइदर रेड्यूस द टेम्परेचर। वेंटिलेशन होता है ग्रीन हाउस का एक मेन कंपोनेंट्स होता है, जिससे टेम्परेचर को, जो हीट टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस करने में एक सहायक होता है। और इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई फॉर इन द मॉर्निंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ए टेम्परेचर अबव द 35 डिग्री सेंटीग्रेड आर जनरली नॉट सूटेबल फॉर द क्रॉप्स। इससे क्या होता है जो ए टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो इससे प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है। इट द इक्वल पॉसिबल एंड द ब्रिंग द ग्रीन हाउस इज एट टेम्परेचर बिलो अपर लिमिट ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द ऑटम सीजन। तो ये क्या करता है, वेंटिलेशन का जो मेन मुख्य कार्य ये कि ये जो एयर टेम्परेचर, जो हीट टेम्परेचर होता है उसको कम करता है, और जो बाहर की जो कोल्ड एयर होती है उसको इंटर करता है। द वेंटिलेशन इन ग्रीन हाउस कैन द आइदर द नेचुरल और पॉट्स, जो एक नेचुरल एयर को इंटर करने में सहायक होता है। इन केस द स्मॉल ग्रीन हाउस लेस देन 6 mm वाइड, जो ऐसे केस में जो ग्रीन हाउस ऐसे केस के अंदर ये 6 मीटर वाइड से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेचुरल वेंटिलेशन कैन बी क्वाइट इफेक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑटम सीजन। जो वेंटिलेशन सबसे अच्छा स्प्रिंग और ऑटम सीजन में सबसे अच्छा काम करता है। हाउएवर द फैन वेंटिलेशन इज एसेंशियल, और इसी कारण हम फैन जो वेंटिलेशन होता है ये एक एसेंशियल होता है कंट्रोल की एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, जो कंट्रोल करता है वेंटिलेशन, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड्स। 5th पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये प्लांट के न्यूट्रिएंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। इज प्रेजेंट इन द प्लांट, जो प्लांट के अंदर इज ग्रेट क्वांटिटी एंड देन द अदर द न्यूट्रिएंट्स, जो एक ये
ग्रेट क्वांटिटी के फॉर्म में रेस्पॉन्स रखता है। एंड द एनी अदर न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाने जाते हैं। द अबाउट द 40% ऑफ ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट इज द कंपोज कार्बन। जो प्लांट का 40% जो ड्राई मैटर होता है वह कार्बन से ही बनता है। इसके बाद अंडर द नॉर्मल कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड एजिक्ट द गैस इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद जो CO2 की जो मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है, और 0.03% को ppm में अगर बात करते हैं तो 345 ppm होती है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर द अंडर नेचुरल लाइट। जो नेचुरल लाइट के उपस्थिति में जब फोटोसिंथेसिस बनता है तो इससे प्लांट जो ग्रीन हाउस प्लांट्स होते हैं उसका जो CO2 लेवल डाउन हो जाता है, और टू बिलो कितना होना चाहिए, बिलो मतलब 200 ppm। अंडर दिस सर्कमस्टेंस इन्फिल्ट्रेशन एंड द वेंटिलेशन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जब वेंटिलेशन के थ्रू जो CO2 की मात्रा की CO2 की जो लेवल को हम डिक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, मेंटेन द लेवल CO2, तो उससे एक लेवल मेंटेन करते हैं CO2 का प्लांट के लिए। अगर CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो प्लांट के लिए ये ज़्यादा इफेक्ट करती है, मोर मतलब इन्फ्लुएंस करती है। इफ़ द लेवल ऑफ द CO2 इज लेस देन द मेन लेवल CO2 माई बी रिटार्ड द ग्रोथ। जिससे क्या होता है, CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी 200 ppm से भी, तो उससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रिटार्ड कर देता है, मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देता है। इन कोल्ड क्लाइमेट मेंटेन द मेन लेवल CO2 वेंटिलेशन माई बी इन कॉमर्शियली। इसके बाद है इन सच द रीजन द इनरिचमेंट ऑफ ग्रीन हाउस विद CO2 इज फ्लोर द एक्सट्रैक्ट CO2 लेवल नीड फॉर गिवन क्रॉप। इसी कारण बताएं कि CO2 का जो लेवल होता है इनसाइड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर गिव द प्लांट रिक्वायरमेंट, मतलब प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये जो द मोस्ट क्रॉप विल बी रेस्पॉन्स फेवरेबल CO2 1000 to 200 ppm, मतलब 1000 से 1200 ppm की CO2 की क्वांटिटी ज़रूरी होती है प्लांट की रेस्पॉन्स के लिए। थैंक यू।